चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपन इजी शॉट नंबर 7, राइट। इससे पहले हम 6 इजी शॉट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और उम्मीद है आपने इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैंने आज सारे के सारे कंसेप्ट जो नीट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं उनको ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं इजी शॉट नंबर 7 की। इसमें हम बात करेंगे पुशिंग द ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख करके उनको पुश किया जाता है तो पुशिंग वाली सिचुएशंस को कैसे डील किया जाता है और नीट लेवल पे इन सवालों को सोल्व करने के लिए हम बहुत इजी मेथड किस तरह से यूज करेंगे ताकि हमारे आंसर बहुत आसानी से आ जाए। सो इट इज व्हाट इजी शॉट नंबर 7। और यहां देखिए सिचुएशन एनालिसिस करके समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक सिंपल सा केस 1 को एनालिसिस करते हैं हम लोग। केस 1 को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि केस 1 के अंदर एक बात आपको बहुत इजीली समझ में आती है कि यार एम मास के ऑब्जेक्ट पर अगर एफ फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ एक्सेलरेट होगा। विद इन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया है उसके इन्फ्लुएंस में जो मास मूव कर रहा है उससे हम नेट फोर्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप खुद सोच के देखें बच्चों, यहां पर इस ए ऑब्जेक्ट की इस सरफेस पर क्या कोई कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए? डेफिनेटली आपका आंसर होगा सर नहीं, यहां पे कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ ही नहीं है। और जब कोई कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं तो डेफिनेटली कोई कॉन्टैक्ट फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। अब इसी सिचुएशन को हम यहां देखते हैं कि अगर मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं इस तरह से, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा एम मास का और सिस्टम को हमने इस तरफ से पुश किया बाई एन एक्सटर्नल फोर्स एफ, आप बताइए एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? कि सब इस बार आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो एफ है और उसके इन्फ्लुएंस में टोटल मूवेबल मास 2m है। मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो f/2m के बराबर होगी। ये बात भी क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ए और बी के बीच में क्या कोई कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा? अब आपका सवाल होगा हां सर, क्योंकि ए और बी कॉन्टैक्ट में है तो यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स आना चाहिए, राइट। पहली सिचुएशन में यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो यहां कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं था। ए और बी के बीच में अब कॉन्टैक्ट आएगा क्योंकि ए के कॉन्टैक्ट में हमने बी ऑब्जेक्ट को रख दिया है। इसका यह मतलब हुआ कि ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स ए के आगे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बी डिसाइड करेगा, राइट। अब अगर मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं बहुत आसान काम कर सकता हूं। क्या करूंगा कि साहब देखिए आपने फोर्स अप्लाई किया था ए पर, ए ने कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई किया बी पर, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बी हो जाएगा ड्यू टू ए। एंड डेफिनेटली हमें पता है कि सारे के सारे फोर्सेस पेयर में अराइज होते हैं बाय द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। हम ये बात कर सकते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उतना ही कॉन्टैक्ट फोर्स इधर आएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, राइट। तो बताइए मुझे कि बी को किसने एक्सेलरेट किया? कि साहब जो ए ने बी पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया है उसने बी को इतना एक्सेलरेशन दिया। इसका मतलब मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि जहां कहीं भी मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है उसके आगे वाले मास को सिस्टम के कॉमन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे यहां का कॉन्टैक्ट फोर्स मिल जाएगा और मैं वही करने वाला हूं। देखिए ध्यान से देखना, इसका हमने अलग से डायग्राम बना लिया। हमें पता है कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स एफ डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास 2m आएगा और वही एक्सेलरेशन इसका ए है, राइट। ए की वैल्यू कितनी है? f/2m। अब हमें पता है कि साहब कॉन्टैक्ट फोर्स जो अप्लाई किया है ए ने बी के ऊपर वो एफ से अगर मैं लिखूंगा तो दिस एफ मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहां निकाल रखी है तो आप जो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी मास मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइडेड बाय 2m। m गेट कैंसल आउट एंड द फाइनल रिजल्ट बिकम्स f/2। तो कंक्लूजन क्या निकला कि साहब अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट में रखे होंगे और मुझे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो मैं उसके आगे वाले टोटल मास को सिस्टम के कॉमन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे सिस्टम उस सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखिए यहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं 4 kg, 10 kg एंड 6 kg के। ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और मुझे यहां पर कांटेक्ट फोर्स निकालना है बिटवीन बी एंड सी, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, बी के आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट को सिस्टम के कॉमन के मास को बी के आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट के मास को सिस्टम के कॉमन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए के आगे रखे हुए टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा सिस्टम के कॉमन एक्सेलरेशन से, तो मुझे यहां का कांटेक्ट फोर्स मिल जाएगा, राइट। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप नीट एग्जाम के अंदर, उसकी भी आप बात कर लें कि देखिए आपने फोर्स अप्लाई किया 60 न्यूटन, टोटल मास है 4 + 10 + 6 विच इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स जो सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, दैट एक्सेलरेशन ए बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास, इट विल गिव्स
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आपसे यहां कांटेक्ट फोर्स पूछा है तो आप क्या करेंगे, इसके आगे वाले मास 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहां आ जाएगा 18। अगर आपसे यहां कांटेक्ट फोर्स पूछा तो आगे वाले टोटल मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 10 + 6 हो जाएगा हमारे पास 16 × 3 विल गिव्स 48। मतलब यहां का कांटेक्ट फोर्स 48 न्यूटन मिल जाएगा। 1 बाय 1 आपको दोबारा फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर कांटेक्ट फोर्स निकालना है इन बिटवीन बी एंड सी, तो यहां का जो कांटेक्ट फोर्स को मैं बोलूंगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, जो कि ये एफ कांटेक्ट है। हमें करना क्या है, 6 को मल्टीप्लाई करना है एक्सेलरेशन से 3 से, इट विल गिव्स व्हाट, डेफिनेटली 18 न्यूटन। इसी तरीके से अगर मुझे यहां का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, जिसको मैं बोलूंगा कांटेक्ट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो इसको अलग से बना लेता हूं। देखिए एक्सेलरेशन तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई होगा, ये ध्यान से देखें। अब पूरा का पूरा जो कंबाइंड सिस्टम है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये जो एफ कांटेक्ट होगा एफ सी, इसकी वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करूंगा, टोटल मास जो आगे रखा हुआ है ये वाला टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, दैट विल गिव्स दिस विल गिव्स व्हाट, 10 + 6 16 into 3, इट विल गिव्स 48 न्यूटन। अच्छा, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आप मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स आया था, इस तरफ जो कांटेक्ट फोर्स आया था यहां पर, वो अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 18 न्यूटन। इस तरफ उतना ही आ जाएगा डेफिनेटली, 18 न्यूटन ही आ जाएगा। अब आपने यहां कैलकुलेट किया साहब, ये जो कांटेक्ट फोर्स आया वो 48 न्यूटन आया, और वही कांटेक्ट फोर्स इधर आ रहा होगा 48 न्यूटन। आपको पता है फोर्सेस हमेशा पेयर्स में अराइज होते हैं। तो आप मुझे बताइए, बी ब्लॉक को अगर मैं सिर्फ देखूं बच्चों, तो जो बी ब्लॉक है उस पर इस तरफ लगने वाला कांटेक्ट फोर्स तो कितना है, 48 न्यूटन, और इस तरफ लगने वाला कांटेक्ट फोर्स आया कितना, 18 न्यूटन। आपको पता है इसका मास 10 kg है। बताइए इस पे नेट फोर्स कितना आया है, 48 - 18 विल गिव्स 30, तो नेट फोर्स 30 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, जो एक्चुअली उसके पास है। इसका मतलब आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो हम डायरेक्टली यही यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जहां पे भी कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है, उसके आगे वाले मास को सिस्टम के कॉमन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे मूव करते हैं। यह है हमारे पास 80 न्यूटन का फोर्स जो यहां 60 डिग्री पे लगा हुआ है। आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो डेफिनेटली ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा, राइट। और ये 80 यानी एफ का ये कंपोनेंट बनेगा एफ cos 60 डिग्री, जो कि 80 cos 60 1/2 होता है। 80 × 1/2 जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा 40 न्यूटन, राइट। तो 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि साहब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, कि सब कुछ नहीं, यहां का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा देगा। तो ये जो एफ साइन थीटा आएगा वो हमारे इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को निकालने के, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगा सिस्टम का, उसमें कोई काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका नॉर्मल बढ़ाएगा। और अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो वो नॉर्मल का बढ़ना हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स में हम बाद में समझेंगे कि अगर फ्रिक्शन नॉर्मल बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर मुश्किल होगी चीजों को मूव करना। लेकिन यहां पर हम सीधी सीधी बात करेंगे कि साहब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो सिस्टम के ऊपर आया 40 है, 4 + 10 + 6 टोटल मूवेबल मास जो 40 न्यूटन आगे लेके चलेगा वो हमारे पास 20 है। तो जिस सिस्टम का एक्सेलरेशन मिलेगा ए, उसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 20 विच विल गिव्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पे भी कांटेक्ट फोर्स निकालना है, आगे वाले मास को, उसके आगे वाले मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा। तो जरा बताइए, यहां का जो कांटेक्ट फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके आगे जो मास है वो 6 kg है, 6 × 2, तो ये आपको मिल जाएगा 12 न्यूटन, यानी 12 न्यूटन। इसी तरीके से अगर आपको यहां कांटेक्ट फोर्स निकालना है, एफ कांटेक्ट ऑन बी ड्यू टू ए, तो इसके आगे वाले टोटल मास को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 + 6 16 × 2 विल गिव्स 32 न्यूटन। ठीक है, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मतलब नीट के एग्जाम में आप डायग्राम देखें और बहुत आसानी से कंपोनेंट ले, डिवाइड बाय टोटल मास करें, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जहां कांटेक्ट फोर्स निकालना है उसके आगे वाले मास को मल्टीप्लाई कर दें, आपको कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 1 बाय 1 सोल्व करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से बाय मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए यहां पर अगर मुझे यहां का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, एफ कांटेक्ट ऑन सी ड्यू टू बी, तो एम मल्टीप्लाइड बाय ए, 6 × 2 कितना मिल जाएगा आपको, 12 न्यूटन। तो ये तो 12 न्यूटन मिल जाएगा। अब अगर मुझे यहां कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो उसका मैं अलग से एफबीडी बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखें। इसको अपन ने अलग से बना लिया। अब आपको पता है कि यार जो ये कांटेक्ट फोर्स आएगा, एफ कांटेक्ट ऑन बी ड्यू टू ए, आप जरा बताइए ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो डेफिनेटली इन दोनों को मूव करवा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल मास कितना होगा हमारे पास, 16 × 2 इट विल गिव्स 32 न्यूटन।
अगेन अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप अलग से सिर्फ 10 kg वाले का एफबीडी बना लें। ये 10 kg का ब्लॉक है जिसको हमने नाम दिया हुआ है बी। आपने जब कैलकुलेट किया तो बच्चों इधर कॉन्टैक्ट फोर्स आया 32 न्यूटन, और जब हमने अभी कैलकुलेट किया था तो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरफ कितना आया था, हमने किया था ये 12 न्यूटन आया था, राइट। तो उतना ही 12 न्यूटन इस पर लग रहा होगा। तो हम बात कर लेंगे कि साहब इस तरफ जो फोर्स लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स वो 12 न्यूटन का है। हमें पता है सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताइए इस पे नेट फोर्स कितना आया, 32 माइनस 12 विल गिव्स 20। तो 20 डिवाइडेड बाय मास 10 विल गिव्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यार इसका एक्सेलरेशन 2 ही था, हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वैल्यू से वापस से रिवर्स चेक कर लिया कि एक्सेलरेशन 2 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। उम्मीद है ये आपके समझ में आ चुका होगा और आप इन सवालों से खेलना शुरू कर देंगे प्रैक्टिस करने के बाद, राइट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या किया हुआ है, आपसे कहा जाता है कि एक सिस्टम है हमारे पास 3 ब्लॉक सिस्टम, 10 kg, 7 kg एंड 3 kg ABC, एंड इधर से 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, उधर से 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। डेफिनेटली लार्जर फोर्स जिधर होगा सिस्टम उधर एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन बच्चों इस तरफ आएगा, राइट। देखो 80 माइनस 30 नेट फोर्स विल बिकम्स इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास 3 प्लस 7 बन जाएगा 10 प्लस 10 20। दैट मीन्स का जो एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा दैट एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू नेट फोर्स हो जाएगा 80 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास 20। तो ये मिल जाएगा आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अलग से मैं कैलकुलेशन करता हूं दोबारा और समझाता हूं आपको कि साहब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। हमने बहुत इजीली निकाल लिया। आप यहां पे क्या करने वाले, अब एक्सेलरेशन हमें मिल गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होपफुली आपके समझ में आ चुका होगा। और एक्सेलरेशन इस तरफ मिलेगा जो कितना मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है किस किस के बीच में। डेफिनेटली अगर मुझे इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं, तो अगर मुझे बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये सी है। अगर मुझे बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो मुझे 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। बताइए इधर लगने वाला फोर्स कितना है 3 kg वाले ब्लॉक पर, 80 न्यूटन, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब न्यूटन को लगाइए। व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है लेफ्टवर्ड, उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है 80। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 80 माइनस अपोजिट फोर्स हो जाएगा F कॉन्टैक्ट ऑन C ड्यू टू B इक्वल टू मास हो जाएगा 3 और एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.5। 3 इंटू 2.5 कितना देगा 7.5। तो बताइए F कॉन्टैक्ट ऑन B या F कॉन्टैक्ट इन बिटवीन CB जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 80 माइनस 7.5 एंड इट विल गिव्स 72.5 न्यूटन। तो होपफुली आपके समझ में आ चुका होगा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा इनके बीच में वो 72.5 न्यूटन के बराबर होगा, राइट। हाँ जी, अब आते हैं अपन ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम बी का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये बी है हमारे पास या ए है, ए से भी अपन निकाल सकते हैं। देखिए हम बी का एफबीडी मतलब एफबीडी ड्रॉ करके भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते थे और ए का भी मैं यूज करके निकाल सकता हूं, दोनों तरह से निकाला जा सकता है। अच्छा एक बात क्लियर कर लें यहां पर, ये जो N1 N2 है ये इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। मतलब हमने जो ये FCB निकाला है, FCB ये हमने N1 कैलकुलेट किया है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस पे आऊंगा तो अब आपको एक बात समझ में आएगी कि साहब 10 kg के ब्लॉक पर राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जिसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, जिसको हमने पूछा गया N2 तो हम इसको N2 भी बोल सकते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन इधर है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। कैसे, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डेफिनेटली इट इज इक्वल टू N2। तो हमने N2 लिख दिया, माइनस अपोजिट बच्चों हो गया 30 इक्वल टू मास कितना हो गया 10 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 2.5। तो 10 इंटू 2.5 कितना हो गया आपके पास 25। अब आपने N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो कितना हो गया 25 प्लस 30 इट विल गिव्स व्हाट, डेफिनेटली 55 न्यूटन। तो आपके ये भी समझ में आ चुका होगा, एक आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अच्छा यहां क्या करेंगे, यह एक तरीका बताऊं डायरेक्टली जो अभी आपको समझा रहा था मैं, कि अगर इस तरह की सिचुएशन में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है जब अपोजिट फोर्स लगा रखा हो तो पहले आप सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लें, जो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे यहां कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो मैं वही तरीका यूज करूंगा। ये सिस्टम इधर मूव कर रहा है तो सबसे आगे वाला मास ये बनेगा, इसको आगे वाले मास को
इससे मल्टीप्लाई करें और जो फोर्स अपोजिट लग रहा है उसको ऐड कर दें तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता 55 न्यूटन। सबसे आगे वाला मास 10 kg है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट विल गिव्स 25 और इसको ऐड कर दें। अल्टीमेटली अगर आप यहां देखें तो वही तो हो रहा है, आगे वाला मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन और ये माइनस हो जाकर ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, अगर मुझे यहां पे कांटेक्ट फोर्स निकालना होता यहां पर तो मैं क्या करता, एग्जैक्टली वही मेथड यूज कर सकता था कि साहब इसके आगे वाला टोटल मास कितना बनेगा 10 + 7 17, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 से और उसमें से फिर 38 कर दूंगा तो मुझे यहां का कांटेक्ट फोर्स मिल जाता जो कि 72.5 के बराबर आता। यह भी एक आसान तरीका है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए इस बार हमने क्या किया है कि एक फोर्स 100 न्यूटन का अप्लाई किया है ब्लॉक ए पर जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये फोर्स मान लो F1 है और ये फोर्स मान लेता हूं F2 है। तो बच्चों जो F1 है उसका जो ये कंपोनेंट आएगा आपको समझ में आता होगा कि ये एंगल 37 डिग्री, तो ये एंगल भी 37 डिग्री ही होगा। तो ये बनेगा आपके पास F1 cos 37 डिग्री और ये बनेगा आपके पास F1 sin 37 डिग्री। मैं आपको ये समझा चुका हूं कि F1 sin 37 यहां पे हमारा कोई यूज नहीं आने वाला, ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल बढ़ाएगा और नॉर्मल बढ़ने से यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अफेक्ट नहीं होगा। चलिए ये F2 है तो F2 का ये जो कंपोनेंट होगा ये एंगल 60 तो एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। आपके पास जो ये मिलेगा वो मिलेगा F2 cos 60 डिग्री और F2 cos 60, F2 कितना है हमारे पास, F2 की वैल्यू 60 है, cos 60 1/2 होता है तो सोल्व करने भी आपको मिलेगा 30 न्यूटन। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करेंगे तो F1 हमारे पास 100 है, cos 37 4/5 होता है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 विल गिव्स 80 न्यूटन। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइटवर्ड जो फोर्स लग रखा है वो तो 80 है और जो लेफ्टवर्ड फोर्स लग रखा है वो 30 है। तो 80 - 30 विल बिकम्स नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 80 - 30 becomes what equals to 80 - 30 becomes equals to 50, and what is the total movable mass? 3 + 7 + 10 that becomes equals to 20. That means the system will accelerate in horizontal direction with an acceleration F net divided by total movable mass under the influence of net force. F net कितना बनेगा बच्चों, 80 - 30 which is equals to 50 divided by 20 it will gives 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, जो फोर्स यहां लगा रखे हैं F1 इस तरफ लगा हुआ था, F1 का ये कंपोनेंट लिया, F2 इस तरफ लगा हुआ था, F2 का ये कंपोनेंट लिया। आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लगने वाले अपोजिट फोर्स मिल गए 80 और 30 की फॉर्म में। 80 बड़ा है, 30 छोटा है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर करके हमने नेट फोर्स निकाला क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे और वो 50 आया। डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से मैंने यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे इनके बीच के कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने जो N1 N2 की फॉर्म में दिए हैं। आगे आ जाइए। चलिए, अगर मुझे N1 कैलकुलेशन करनी है जो कि यहां पर है तो मैं क्या करूंगा कि साहब इस तरफ जो आपने फोर्स लगाया है, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया सर कि ये जो फोर्स है 37 डिग्री पर, इधर जो कंपोनेंट आ रहा है वो सोल्व करने पर 80 न्यूटन आ रहा था। अब मुझे 3 kg ब्लॉक का FBD बना के दे रखा है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ लगने वाला फोर्स है वो 80 न्यूटन है एंड डेफिनेटली ये N1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन इस तरफ है जो कितना है सोल्व करने पे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी विल यूज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 80 माइनस अपोजिट फोर्स N1 इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको 2.5, राइट। तो आप मुझे बताइए 3 × 2.5 7.5 हो जाएगा, तो जो N1 की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 80 माइनस 7.5 विच विल गिव 72.5 न्यूटन। इसका मतलब आपको N1 की वैल्यू मिल गई 72.5, राइट। इसी तरीके से अगर मैं N2 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे इसका अलग से डायग्राम बना लेना है 7 kg वाले का। अब आपको ये समझ में आ गया कि यार इस तरफ जो लगने वाला फोर्स है N1 वो भी अभी हमने कैलकुलेट किया, N1 इक्वल टू 72.5 न्यूटन। इस तरफ लगने वाला फोर्स N2 होगा जो कि इस पे इस तरफ लगेगा N2। अच्छा, ये आपके समझ में आ ही जाता होगा कि जितना N2 C B पे इस तरफ लगाएगा लेफ्टवर्ड, उतना ही N2 मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा ब्लॉक B है वो C पे इस तरफ लगाएगा। हमें पता है फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आते हैं पेयर में, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन होता है। तो N2 इस तरफ लगा 7 kg के ऊपर, आपने N1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, आपको एक्सेलरेशन तो पता था इसे, इसका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। Now we will use the second law of Newton as force in the direction of acceleration minus opposite force equal to mass into acceleration. So बच्चों क्या आएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में 72.5 न्यूटन फोर्स है,
माइनस अपोजिट फोर्स N2 है, इक्वल टू मास 7 इंटू एक्सेलरेशन आपने कितना लिया 2.5, राइट। तो ये जब सोल्व कर रहे हो आप N2, तो यहां से N2 की वैल्यू मिल गई आपको 55 न्यूटन, राइट। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से कांटेक्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इन सवालों को लिख करके आप पहले क्या करेंगे, जब भी आप स्लाइड्स को देखेंगे तो डायग्राम एक बार तो पढ़ लें ठीक से, पढ़ने के बाद आप क्या करें, जब स्लाइड को देखेंगे तो डायग्राम आएगा, डायग्राम को अलग से ड्रॉ करें और अपने खुद के लेवल पे सोल्व करें। याद रहे, जब तक ठीक से प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाओगे, उन नोट्स की प्रैक्टिस लिख के नहीं करोगे, आपको हमेशा एक हाइपोथेटिकल फील आएगा कि आपको फिजिक्स आती है। चीजें अपने आप डील होनी चाहिए, तब जाके हम कंपटीशन में दूसरों के लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है, शक्ल चाहे इसकी कैसी भी हो, लोगों को शायद मुश्किल लगेगा ये, पर ये इजी क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस स्लाइस की फॉर्म में यहां से कटे हुए या ऐसे कॉन्टेक्ट में रखे हुए। Two blocks A and B placed on the smooth horizontal surface, two horizontal forces 120 Newton and 20 Newton are applied on the blocks A and B respectively as shown in figure. The block A does not slide on B, then the normal reaction acting between the two blocks. इनके बीच में लगने वाला जो सरफेस, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N और इधर जो N होगा, हमें उसकी वैल्यू बतानी। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि A does not slide on B, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंबाइंड बॉडी की तरह मूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि साहब आपने राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर 120 का फोर्स अप्लाई किया है, लेफ्ट डायरेक्शन में आपने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो जो सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में 120 माइनस 20 विल गिव्स 100 न्यूटन होगा। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन इधर आएगा A, वो 100 न्यूटन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास 25 कर दूंगा मैं, तो क्या मिल जाएगा आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमने एक बात कैलकुलेट कर ली कि दोनों ब्लॉक कंबाइंडली मूव करेंगे विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका अलग से एफबीडी बना लेना है। जब इसका एफबीडी अलग से बना लूंगा तो अब हमें समझ में आ गई कि साहब एक्सेलरेशन तो इस तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे इस तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो 20 न्यूटन का है, और एन जो है वो इस तरफ आएगा। ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। अच्छा बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, इसका मतलब जो ये वाला एंगल है वो 60 बनेगा। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो एन का जो ये कंपोनेंट आएगा वो एन कोस 60 डिग्री होगा, राइट। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि हमें पता है यार इसका जो एक्सेलरेशन है, इस वाले बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइटवर्ड है। तो अगर इस पे मुझे न्यूटन लॉ अप्लाई करना तो मैं क्या करूंगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बनेगा एन कॉस 60 माइनस अपोजिट फोर्स बनेगा 20 इक्वल टू मास 15 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया 4। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, एन कॉस 60 इज एन बाई 2 माइनस 20 उधर जाके 8 हो जाएगा, 15 इंटू 4 60, और जब 28 होगा तो कितना बनेगा बच्चों ये 80, 15 इंटू 4 60 प्लस ये करूंगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 80, तो ये 80 आ गया। और जब एन की वैल्यू निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 160 न्यूटन। तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास 160 न्यूटन। अगर आप चाहें तो सेम कैलकुलेशन इसके साथ भी कर सकते हैं, इससे भी वही आंसर आएगा। इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो यहां देखिए इसको, ये हमारे पास ये कहानी, ये ब्लॉक ए है, 10 kg का ब्लॉक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि नॉर्मल इस पर आएगा इस तरफ एन, और इस तरफ लगने वाला फोर्स आपको बता रखा है 120 न्यूटन का। अब जरा बताइए, हमें ये बात समझ में आती है कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, राइट, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला 30 बनेगा तो ये 60 बनेगा ही बनेगा, और अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो इस एन का ये जो कंपोनेंट आएगा वो एन कॉस 60 डिग्री आएगा। अब इस पे अपन न्यूटन को लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अंदर लगने वाला जो फोर्स है वो 120 है, माइनस अपोजिट फोर्स एन कॉस 60 जो कि एन बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू मास आ गया 10 इंटू एक्सेलरेशन आ गया 4, तो ये 40 हो जाएगा। तो n बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो 120 माइनस 40 80 आ जाएगी, और यहां से आप n की वैल्यू अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं 160 न्यूटन। तो इस तरह से आप नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे और फिजिक्स सीखेंगे, मजा आएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की, और इंटरेस्टिंग वे में बाकी चीजें भी हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छी तरह से लेके आऊंगा आपके लिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। और हाँ,
अब से आपको कंटिन्यूसली एटलीस्ट वीक में 3 वीडियो जरूर मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे अगेन।